सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। 2000 से 3000 सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की YouTube हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए, पता है इस बात का। नेक्स्ट टाइम अपने आप को नंबर 1 बोलना हो ना तो ये कहकर के मैं नंबर 1 बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस किए। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। मुझे इसने बड़ी गिरी हुई हरकत की है। कहता है कि मैंने इसका फेसबुक पेज इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि इसने मेरी बहन और फैमिली पे डर्टी थिंग्स पोस्ट की। What they got removed was actually very offensive. When they continued to upload memes and dirty things about me, his family, his sister. मैंने अपने पेज में तेरी बहन और फैमिली का नाम तक नहीं लिया। और जितने भी 2.5 लाख लोग थे जिन्होंने पेज लाइक किया था मेरा, अगर तुम लोगों में से किसी को भी पता है कि मैंने इसकी बहन या फैमिली पे डर्टी मीम बनाई है तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है। और अगर तुम लोगों में से कोई FBI, CIA, साइबर पुलिस या फेसबुक पे काम करता है तो प्लीज मुझे मेरे पेज का डाटा निकाल दो और मुझे दिखाओ कि इसकी बहन और फैमिली मेंशन भी कहाँ हुई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहा है। ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दिखाने के लिए कि ये बंदा इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को बीच में लाने को तैयार है, अपनी बहन को मुफ्त में गाली परवाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी दूसरे बंदे की इमेज डाउन। क्योंकि मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? शायद मेरी ये बात भी तुम्हें बुरी लग रही होगी। Guess what? I went through that emotional experience. मेरी बीवी को थप्पड़ मारा गया था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। उसकी इज्जत के साथ इतना खेला, इतना उसको गंदा किया कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो। इतनी देर में मुझे एक बात समझ में आती है, लगता है पैदा भी 900 पिंग पे हुआ है। डॉक्टर भी कह रहा होगा कि भाई पैकेट लॉस हाई आ रहा है, भाई पिंग हाई आ रही है, बच्चा अंदर बाहर हो रहा है। अरे धारावाहिक जोगिंदर के घर वाले लगे हुए थे आपस में, समझ रहे हो? अभी काम स्टार्ट हुआ नहीं था लेकिन धारावाहिक जोगिंदर ने ना अपने कमरे में बैठ के अपना सिग्नेचर मूव मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टापू की बिला वजह आवाज़ें आना शुरू हो गई। घर वाले इसके कमरे में गए, इसको बड़ा दफा मारा कि भाई रात को सोने भी नहीं देना, काम भी नहीं करने देना भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। वेलकम बैक। आज से 7 साल पहले एक ऐसा यूट्यूबर आया जिसने अपनी रोस्टिंग, अग्रेसिव टोन, ट्रोलिंग, वल्गर लैंग्वेज और फनी वीडियोस की वजह से इस बंदे ने बहुत ही जल्दी अपनी फैन बेस बना ली और इस बंदे का नाम था डक्की भाई। हम लोग जी वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर। मैं बहुत जबरदस्ती किया जो लोगों की माओ, बहनों और बेटियों पर बात किया करता था, उन्हें उनकी उन चीजों की वजह से गालियां देता था और वो खुद उसी रास्ते पर चल रहा है जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करता था। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर के डाउनफॉल के बारे में। 2018 का टाइम था जब डक्की भाई ने अपनी रोस्टिंग, ट्रोलिंग की वजह से अपनी पहचान बनाई। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ चंद कंटेंट क्रिएटर थे। डक्की भाई भी उन चंद यूट्यूबर्स में से ही है। हमेशा से ही लोगों को क्रिटिसाइज और बोल्ड लैंग्वेज यूज करता था। उस वक्त की जनरेशन को तब ये चीजें बहुत कूल लगती थी। अपनी हर नई वीडियो में वो लोगों को रोस्ट करता था, लोगों के कपड़ों से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक को वो एक्सपोज करता था, उनका मजाक बनाता था और लोगों को ये चीज़ें देखने में बहुत मजा आता क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस है ही ऐसी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि इसका रोस्टिंग कंटेंट का एक दूसरा पार्ट अब्यूजिंग लैंग्वेज भी था जिसमें वो दूसरों की माओ, बहनों, बीवियों की इज्जत को रोनता था। लेकिन उस जनरेशन के लिए शायद ये चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये एक डेंजर और नेगेटिव कल्चर को प्रमोट कर रहा है। डक्की भाई से इंप्रेस होने के बाद ना जाने कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए और वो भी सेम ट्रैप पर चले गए, लोगों को रोस्ट करना शुरू हो गया। रोस्टिंग
एक नॉर्मल तरह की होती है, लेकिन ये एक बहुत ही बोल्ड किस्म की रोस्टिंग थी जिसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज के बगैर कुछ बोला ही नहीं जाता। डकी भाई की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हुई जब उसने शाम अदरीज को रोस्ट करना शुरू किया। शाम जो उस वक्त डेली व्लॉगिंग करता था, प्रैंक्स किया करता था, अपनी वाइफ रोगी के साथ वीडियोस बना। उस वक्त डकी भाई उन्हें क्रिटिसाइज करता कि शाम अपनी वाइफ को व्यूज और पैसे कमाने के लिए यूज कर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की, ये लड़ाई थी दोनों की ऑडियंस, और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों यूट्यूबर्स की ऑडियंस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और दोनों की तरफ से पर्सनल अटैक होने लगे। डकी भाई का वक्त माइंडसेट ये था कि जो अपनी वाइफ को व्यूज और पैसे कमाने के लिए यूज करे उसका कंटेंट घटिया कंटेंट। और आज 7 साल बाद डकी भाई का कंटेंट देखें तो वो बिल्कुल उन्हीं चीजों पर बेस्ड है जिन पर डकी भाई 7 साल पहले तनकीद किया करता था। 7 साल पहले हेटेबल लगती थी, आज वही चीजें वो खुद कर रहा है। आज डकी भाई अपनी वाइफ के साथ कंटेंट बनाता है, अपनी वाइफ को वीडियोस का सेंटर पार्ट बनाया और इन्हीं वीडियो से पैसे और व्यूज कमा रहा है। वो बंदा खुद अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ चला गया, वो प्रिंसिपल्स जो उस वक्त उसने शुरू में अपने फैंस को सिखाए थे। सो दैट इज कॉल्ड कर्मा। जिस तरह डकी भाई आज से 7 साल पहले दूसरों की बीवियों, बहनों, माँ पर बात करता था, आज लोग इसी तरह इस पर बात करते हैं और ये चीजें डकी भाई से हजम नहीं होती। ये लोग खुद अपनी प्राइवेसी, अपने पर्सनल मामला, पर्सनल चीजें एक्सपोज करते हैं और जब तीसरा बंदा इन पर, इनकी प्राइवेसी पर बात करता है तो इन्हें दुख पहुंचता है। फिर ये लोग फेक FIRs करवाते हैं, अगले का यूट्यूब चैनल बंद करवाने की ख्वाहिश करते हैं, उसकी वीडियोस रिमूव करवाते हैं, उसकी वीडियोस को स्ट्राइक भेजी जाती है, उसको धमकाया जाता है। ये कल दूसरों को जिन चीजों से क्रिटिसाइज कर रहा था, आज सेम चीजें वो खुद कर रहा है। ये वो सारी चीजें हैं जो इसकी हिपोक्रेसी को बयान करती है और शायद यही वजह है कि आज उसकी फैन बेस इतनी लॉयल नहीं रही जितनी वो पहले हुआ करती थी। बेशक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का गलत था, फिर भी उसकी फैन बेस इतनी लॉयल थी कि दूसरे क्रिएटर को इतना हेट देती थी कि अगला क्रिएटर वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता था। जैसे बदला ब्रदर का केस था, शाम मदरीज का केस था, अब लोग उनका मजाक बनाते थे कि ये सब तो एम ही है, हमारा डकी भाई भाई है, वही ब्रांड है, वही सब कुछ है। यही वजह है कि उसकी ऑडियंस आज खत्म हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों से बढ़कर उसे आज कोई देखता होगा। उस बंदे ने अपना करियर खुद तबाह कर लिया और मजीद आने वाले चंद सालों में हो सकता है कि ये यूट्यूबर जीरो हो जाए। एट द एंड दिस वीडियो आई जस्ट वाना से कि अगली बार आप जब किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करें तो उसके वर्ड्स के साथ साथ उसकी अटेंशन पर भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा गलत होते हैं जिनके फैंस उनको हीरो मानते हैं। उस बंदे का, डकी भाई का एक सफर रहा है, वो ऐसे ही उठकर यूट्यूब पर नहीं आ गया। कुछ इन जैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं। ये जाली हैं रैपर्स, जाली बने हैं, मैं जाली जमाने में रहता नहीं। जो हूँ मैं वो ही दिखाता हूँ, बस जो नहीं वो मैं दिखाता नहीं। मैं यूट्यूब से भी कमाता, हलाल दिखावे से फैंस बनाता नहीं। देश से बाहर